उसके अंदर जो बिल्ड है ना वो आपको मिलेगी। अच्छा यहाँ पे तो सेक्शन ही नहीं होगा ऐसे, ठीक है, तो सही है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। वरना अदरवाइज जैसे ये एक्सपो है ना, एक्सपो के अंदर ये वेब कैशे नजर आ रहा है, इसी तरीके से आपका स्टोर होगा, स्टोर के अंदर ऐप होगी, ऐप के अंदर जाकर के आपकी ऐप रखी हुई होगी, बिल्ड फाइल हर बार बन जाएगी, ठीक है। मतलब फोल्डर्स के अंदर ही आपको मिलेगी। अगर आप स्पेसिफिक फोल्डर स्ट्रक्चर देखना चाहो एंड्रॉइड और आईओएस करके दो फोल्डर्स होते हैं अंदर, उसके अंदर मिल जाती है। ठीक है, ये कमांड है npx react native run android। जब आप इसके अंदर जाओगे तो ये ग्रैडलो के अंदर आप जाओगे, assemble रिलीज होगा फॉर एपीके, इसके अंदर भी अच्छा ये ना ऊपर ही है। एंड्रॉइड के अंदर आप जाओगे फिर ग्रैडलो होगा, ग्रैडलो के अंदर assemble रिलीज होगा, उसके अंदर आपकी एपीके पड़ी हुई होगी, ठीक है। आपकी ही किसके अंदर, ऐप के अंदर, मतलब ये जो आपकी ऐप है ना इसके अंदर ही आपको सारी चीजें मिलेंगी, सही है। बट एक्सपो के लिए आपको कहां पे मिलेगी, हाँ एक्सपो लॉगिन करने के बाद आपको ऐप मिलेगी। इस क्लियर, यहाँ तक ठीक है। अच्छा इसके अंदर जो और एक इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि क्या रिएक्ट की सारी फंक्शनैलिटी रिएक्ट नेटिव पे चलती है, तो उसका जवाब है यस, बिल्कुल चलती है। जो जो आपने रिएक्ट के अंदर पढ़ा है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, सही है, आपने स्टेट मैनेजमेंट पढ़ा था, हुक्स पढ़े थे, ये सारी चीजें आपकी किस पे चलती है, रिएक्ट नेटिव पे चलती है, ठीक है। हाँ रिएक्ट नेटिव की यूआई के ऊपर कुछ चीजें चेंज होती हैं, ठीक है। जैसे रिएक्ट नेटिव के ऊपर अभी तो आप लोगों ने मतलब बनाने के लिए नैव बार ऊपर से बना लिया था, बट इस तरीके से नैव बार बनाते नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर जो है ना नॉच बार आता है, क्या आता है, नॉच बार। नॉच बार आपने देखा होगा आपके फेसबुक की एप्लीकेशन के अंदर भी होता है, नीचे होम होता है, नोटिफिकेशन, आप स्क्रीन को ऐसे करते हो तो दूसरे वाले पे चला जाता है, ऐसे ही है ना, तो वो नॉच बार कहलाता है, क्या कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास नैव बार नहीं बनता। ऐप के अंदर आपने नैव बार बहुत कम देखा होगा कि आपने 3 डॉट पे क्लिक किया तो एक पूरा नैव खुल रहा है। ऐप की बात कर रहा हूँ, वेब की बात नहीं कर रहा हूँ, मोबाइल एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। फेसबुक इज ए मोबाइल एप्लीकेशन ना, मोबाइल एप्लीकेशन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारे मोबाइल ऐप्स हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर टॉप नॉच बार बने या क्या कहते हैं तो हाँ बॉटम नॉच बार बने, कोई से भी नॉच बार बने, बनता क्या है, नॉच बार बनता है, ठीक है। ये यूआई चेंजेस मैं बता रहा हूँ, ज्यादातर रिएक्ट नेटिव में जो चेंज है वो यूआई चेंजेस है, ठीक है। इसके अलावा जो रिएक्ट नेटिव के ऊपर चेंज आता है सबसे बड़ा, वो आता है आपके वर्जन कंट्रोलिंग का। ये जैसे मैंने अभी जो रिएक्ट नेटिव इंस्टॉल किया हुआ है ये है आपके पास हाँ 54, लास्ट टाइम आपको बताया था कि 54 या 47, ये सारी चीजें तो मैं आपको बता था कि रिएक्ट नेटिव के वर्जन का इशू होता है। तो अभी हम करंटली किस पे खड़े हुए हैं, 54 पे खड़े हुए हैं, सही है। मोस्ट प्रोबब्ली हो सकता है कि इसमें कोई अपडेट आ जाए तो जो आज आपने लाइब्रेरी यूज की है वो कल नहीं चलेगी। जैसे मैं आपको इसकी एक बड़ी एग्जांपल देता हूँ, एंड्रॉइड का जिसके पास 15 बिलो का कोई एंड्रॉइड वर्जन मौजूद है ना, वो ये करे कि एंड्रॉइड की ऐप चलाने की कोशिश करे, नहीं चलेगी, ठीक है। रीजन बिहाइंड दैट कि वो ऐप अपडेट हो गई है, ऐप जो है वो करंट एंड्रॉइड वर्जन के मुताबिक अपडेट हो गई है, तो वो जितने भी पुराने वर्जन्स के एंड्रॉइड फोन है उसमें नहीं चलेगी। एंड्रॉइड की ऐप भी अपनी रिएक्ट नेटिव पे ही बनी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती है जो कि स्पेसिफिकली रिएक्ट नेटिव के साथ खास है, सही है, इज क्लियर। अच्छा इसके अलावा रिएक्ट नेटिव के अंदर हमारे कोई और टॉपिक बचता नहीं है। हाँ कुछ चीजें और हैं, जैसे कि मैंने अभी बता तो दिया कि नॉच बार यूज होता है, मैंने नॉच बार बनाना नहीं सिखाया, ठीक है। इसके डिफरेंट आपके पास लाइब्रेरीज भी मौजूद है, जो बड़े बड़े नॉच बार होते हैं, सिर्फ आप आइटम चेंज करोगे जैसे कि आप बूटस्ट्रैप पे करते थे वो यूज हो जाएगा, सही है।
अच्छा, आप खुद से भी बना सकते हो सेक्शंस बना करके। आप उसे क्या करोगे, पोजीशन एब्सोल्यूट दे दोगे तो वो क्या होगा, अपनी जगह पे रुका रहेगा, ऐसे ही होगा। और आप उसको टॉप से या बॉटम से कुछ ना कुछ दे करके अपनी स्क्रीन में रेंडर कुछ ना कुछ असाइन करने से बुला दिया होता है कि अगर आप टॉप से दे रहे हो, मतलब टॉप पे आप चाह रहे हो, तो आप इतनी ऊपर ना रखना उसको कि वो जो है स्क्रीन की वजह से कट हो। तो ये टॉप से आप उसको कुछ पिक्सेल्स असाइन करोगे, थोड़ा नीचे आ जाएगा, सही है, आपकी स्क्रीन पे आकर के एक जगह पे रुक जाएगा। अब जब भी आप डिजाइन करोगे अपने फिग्मा डिजाइन के थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन को, तो आपने देखना है अपने नॉच बार के, चाहे वो अबव द स्क्रीन हो या बिलो द स्क्रीन हो, उसके सेंटर में आपने सारा डिजाइन करना है। जस्ट क्लियर, यहाँ तक कोई मसला? ठीक है, तो दैट्स इट अबाउट रिएक्ट नेटिव। अभी के लिए इतना आई थिंक इनफ होगा, क्योंकि अगर मैंने और ज़्यादा चीज़ों मुझे नहीं आइडिया ना कि हमारी क्लासेस में बहुत कम टाइम बाकी रह गया, तो अभी के लिए तो खैर हम बहुत ज़्यादा इसके अंदर और डीप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ना टाइम हमें इजाज़त दे रहा है ना कोर्स हमें इजाज़त दे रहा है। सही है, तो अभी के लिए ये पीरियड इतनी है। और दूसरी चीज़, मैंने दीगर टीचर से भी पूछा तो उनके रिलेटेड स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, तो चलो खैर हम लोग के स्टार्ट हो गए। सही है। अच्छा, अभी एक और चीज मेरे माइंड में आई है कि करंटली अगर आप मार्केट थोड़ा सा एनालाइज करो, तो क्या रिएक्ट नेटिव पे स्विच करना बेहतर है या रिएक्ट पे ही रहना बेहतर है? तो उसका जवाब है कि रिएक्ट नेटिव की जो जॉब्स मार्केट है वो थोड़ी सी अच्छी है, इस लिहाज से अच्छी है कि इसके अंदर हर कोई नहीं आता। तो ये बहुत क्रेडिट नहीं हुई चीजें, अभी भी जो है वो स्पेसिफिक डेवलपर्स ही रिएक्ट नेटिव पढ़ने के बाद रिएक्ट नेटिव पे स्विच करते हैं। तो इस वजह से जो है ना इसकी जॉब मतलब अच्छे पैसों में अवेलेबल है, तो ये सैलरी पैकेजेस अच्छे ऑफर हो जाते हैं। सही है, तो इस लिहाज से मैं आपको कहूँगा कि रिएक्ट नेटिव पर अगर जाना चाहते हैं तो चला जाए। अच्छा, जहाँ तक बात है रिएक्ट की, तो नो डाउट कि रिएक्ट की जॉब मार्केट बहुत बड़ी है। सही है, जहाँ पे आपको किसी भी कंपनी के अंदर रिएक्ट डेवलपर अगर 5 चाहिए, तो रिएक्ट नेटिव आपको 2 चाहिए होगा या 1 चाहिए होगा, बहुत होता है। सही है, तो ये एक फर्क है दोनों में। सही है, हाँ, रिएक्ट की जो जॉब है वो मार्केट के लिहाज से थोड़ी सी डाउन, मतलब डाउन से बुलाती है, सीनियर्स को ही एक अच्छे पैसे मिल रहे हैं, जूनियर्स को अच्छी ऑफर नहीं हो रही है। समटाइम तो मतलब आप ये कह लो कि जब इंटर्नशिप पे आप जाते हो तो आपको कुछ पे भी नहीं होता। सही है, तो इस तरीके से रिएक्ट के अंदर चल रहा है, लेकिन नो डाउट कि इसकी जॉब मार्केट बहुत अच्छी है। सही है। अच्छा, मुझसे लास्ट क्लास में जब मैं जा रहा था तो मुझे एक दो बच्चों ने कहा कि सर हमें जो है वो पढ़ना है पेमेंट इंटीग्रेशन। अच्छा, अब पेमेंट गेटवे का जो मसला है वो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। सर इसमें डेटाबेस की सेम ही रहते हैं मोंगोडीबी वगैरह सब कुछ। रिएक्ट नेटिव का कोई ताल्लुक नहीं है डेटाबेस से, डेटाबेस का ताल्लुक है बैकएंड से, हमेशा ये चीज याद रखना। ठीक है, तो बैकएंड एक ही ऐप के ऊपर दो जगह चल सकती है। मतलब मैंने एक बैकएंड बनाया है, वो वेब ऐप पे भी चल रही है और मोबाइल ऐप पे भी चल रही है। सिर्फ आप उसकी जगह पे क्या करते हो, एचटीटीपी प्रोटोकॉल सेट करते हो। एचटीटीपी प्रोटोकॉल मॉड्यूल्स का मतलब क्या होता है कि जस्ट सपोज दैट कि मैंने एक मोबाइल कहां पे लॉगिन किया हुआ है, सॉरी, एक ऐप अपने मोबाइल पे लॉगिन किया हुआ है और एक ऐप अपने पीसी में लॉगिन किया हुआ है। फेसबुक की एग्जांपल ले लो, दोनों जगह मेरे पास व्हाट्सएप या फेसबुक चल रहा है। तो अब ये कैसे चलेगा, मैंने यहां से किसी को मैसेज किया तो ये सिंक्रोनाइज वे में मेरे बैकएंड पे कन्वर्ट हो, और बैकएंड से मुझे फिर वो डाटा क्या करे, प्रोमिसेस के थ्रू वेब के ऊपर रन टाइम पे शो करे। तो ये क्या होगा कि जो चीज यहाँ पे चेंज मैं कर रहा हूँ वो यहाँ पे भी शो होगी। सही है, हाँ, स्क्रीन और यूआई वो शो नहीं होगा। मतलब आप यहाँ पे अगर किसी को मैसेज टाइप कर रहे हो, सही है, अनटिल अनलेस आप किसी को सेंड ना करो, सिर्फ टाइप कर रहे हो, तो आपकी इस स्क्रीन में कहीं भी टाइपिंग शो नहीं होगा जब तक आप उसको क्या नहीं कर लेते, सिंक नहीं कर लेते। मतलब डाटा आपका सेंड नहीं हो जाता और सेंड होने के बाद रिसीव नहीं हो जाता। जैसे वो डाटा सिंक होगा, मतलब आपका फ्रंट एंड सिंक होगा बैकएंड के साथ, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे भी एंटर करेगा कि ये मैसेज गया था। अगर वेबसाइट का
वेबसाइट और ऐप का बैकएंड एक ही होगा। अगर फ्लटर पे बनी हो ऐप, फ्लटर पे ऐप बनी हो और बैकएंड किस पे बना है? रिएक्ट पे बैकएंड कौन सा बना है? Node.js पे। हाँ तो सही है, तो बस में एक ही बैकएंड बना। हाँ कोई इशू नहीं। अच्छा एक चीज और, रिएक्ट नेटिव या रिएक्ट का डेवलपर क्या PHP के बैकएंड के साथ, लारावेल के बैकएंड के साथ काम कर सकता है? तो यस कर सकता है। आपको बैकएंड का कोड नहीं देखना होता, आपको होस्टेड लिंक चाहिए होता है, यूआरएल चाहिए होता है, ऐसे ही ना, एंड पॉइंट चाहिए होता है, एपीआई ड्रॉप चाहिए होती है, जिससे आपको पता चले स्लैश लॉगिन क्या हो रहा है, सही है, स्लैश साइन अप क्या हो रहा है, क्या बॉडी मुझे पास करना है, क्या मुझे रिसीव होगा, ऐसे ही है। तो ये चीजें चाहिए होती हैं। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है कि आप जो वो रिएक्ट चला रहे हो, रिएक्ट नेटिव चला रहे हो, फ्लटर चला रहे हो, व्हाटएवर आप बैकएंड आपका किसी भी लैंग्वेज में बनाओ, सिर्फ आपको उसका होस्टेड लिंक चाहिए और उस लिंक के साथ उसके स्पेसिफिक यूआरएल चाहिए, एंड पॉइंट। सही है यहाँ तक? कोई मसला और? ठीक है। अच्छा अब आते हैं पेमेंट इंटीग्रेशन पे। अब पेमेंट गेटवे के लिए ना सबसे बड़ा जो मसला है वो है पेड अकाउंट का, सही है, और जो मुझे आइडिया है यहाँ पे किसी का भी पेड अकाउंट नहीं होगा, ठीक है, बट हमारे पास एक चीज है कि हमें ना स्ट्राइप कुछ पब्लिक की या फिर कह लो कि टेस्टिंग यूआरएल देता है, हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा मैं चलता हूँ डायरेक्ट स्ट्राइप के डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, जिधर से मैं आपको एक बनी हुई ऐप दिखा सकूँ, सही है, क्योंकि स्ट्राइप के लिए भी वही चीज चाहिए होगी की, और की के लिए आपका अकाउंट होना जरूरी है, ठीक है। तो खैर आप क्या करोगे, सबसे पहले देख रहे हो एक पूरी लाइब्रेरी बनी हुई है, वो इंस्टॉल कर लोगे, स्ट्राइप रिएक्ट स्ट्राइप जेएस, यहाँ तक कोई रॉकेट साइंस? अच्छा ये पूरा स्ट्राइप हो या पेमेंट गेटवे के लिए आपके पास पेपाल हो या कुछ भी हो व्हाटएवर, ये वही है जैसे हमने क्या पढ़ा था, जो हम बेसिकली कीज के थ्रू इंटीग्रेट कर रहे थे, वेदर, याद है वेदर, हम लाइव वेदर फोरकास्टिंग की ऐप हमने बनाई थी जिसमें हमें वेदर की डिटेल्स मिलती थी, और वो नहीं बढ़ाना। ओपन वेदर की एक ऐप है, ये यहाँ से फ्री मिल जाती है गेट एपीआई, ये नहीं बढ़ाना मैंने, चलो बहुत आसान चीज है वैसे। फायरबेस पढ़ा था? चलो शुक्र। फायरबेस के अंदर भी हम की लगाते हैं, याद है? हैंग हो गया। यहाँ पे आके ना हैंग बैक कर रहा है। पहले समझ लिया। इधर से आपको मिल जाती है एपीआई की, सही है, इस एपीआई की के साथ आपको एक यूआरएल मिल जाता है, उस यूआरएल के साथ जब एपीआई की में आप फैच के अंदर यूज करोगे ना तो वो आपको लाके देगा रिस्पांस, ठीक है। अब आपको पास करना होता है कंट्री, सिटी, डेट, टाइम और क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या रिस्पांस आपको मंगवाना है, जैसे कि आपको अभी करंट वेदर फोरकास्टिंग चाहिए, सही है, आपको जो है वो हमारे पास डिफरेंट चीजें होती है वेदर के अंदर भी ना, पता नहीं जमीन के भी कुछ चीजें बताना होता है, वो डिटेल्स के अंदर बहुत एक बड़ा जेसन का डाटा होता है, ये हम तो सिर्फ ये देखते हैं कितने डिग्री सेल्सियस गर्मी पड़ रही है, फील्स लाइक क्या है, बस इतना ही देखते हैं,
लेकिन उसमें डिटेल ना जेसन के अंदर बहुत सारी होती है, ठीक है। तो वो पूरी डिटेल ला करके देता है और आप उसको एंटर कर लेते हो अकॉर्डिंग टू द क्यूरी। सही है, तो मैं वो की दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये जो है ना बहुत मसला कर रहा है, बार बार हैंग हो जाता है। गर्मी तो नहीं लगती। तुम लोगों के पास खुल रहा है? ओपन मेजर पे जाओ, ओपन मेजर पे जाने के बाद गेट एपीआई की पे जाओ, वो लॉगिन क्रेडेंशियल मांगेगा, वहां जाओ। जहां तक जरा जल्दी से सारे अपने स्क्रीन पे जाओ, ये आज पीसी बहुत यार सही चल रहा है। हाँ ये पीसी बहुत चल रहा है। अटक गया, मेरा भी अटक गया। अच्छा होम पेज पे अटक रहा है, अटक रहा है। गेट एपीआई की में जब क्लिक कर रहे हो ना, तो मुझे लगता है कोई डिस्ट्रैक्शन लगी हुई है। आपने बनाई थी वैसे, बहुत आसान है। जो लिंक होता है ना, उसी के अंदर आप यूआरएल के अंदर चीजें क्यूरी लिखते जाते हो, ठीक है। एग्जाम्पल पड़ी हुई है गिटहब पे, हालांकि नहीं कर सकते, ये हमारा कनेक्ट नहीं हुआ, तुम्हारा ये कनेक्ट हुआ। कहाँ तक पहुंचे? अच्छा लॉगिन कर लो, सही लॉगिन करो, पहले क्रिएट अकाउंट कर लेना। मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ क्योंकि ऐप चल रही है, ऐप तो चल रही है, मुझे सिर्फ वो क्यूरी दिखाना है। एक काम ये करो कि गूगल मीट पे जाओ, एक लिंक बनाओ, ठीक है। वो जरा तुम उस पे दो, क्या कहते हैं अपना एयर शेयर पे दो, और अपनी स्क्रीन शेयर करके तो वो लिंक खोल दो बस। विदाउट लॉगिन करो, नाम डाल देना, नाम लिखना पड़ता है गूगल मीट पे विदाउट लॉगिन आप लिंक क्रिएट करना चाह रहे हो। यार ये बहुत अच्छा है, फुल हो रहा है, खुला हुआ है अभी, ओपन ही है। नाम बताओ क्या? मोहम्मद, एम ओ मोहम्मद, अच्छा मोहम्मद हाइफन जेड ए डबल ये एक ही बनता है इस नाम का। प्रोफाइल एक ही है, अच्छा अच्छा ठीक है, तुमने गिरा वही बनाई हुई है। क्या नाम है? नहीं मुझे फिर नहीं जाना, जो मेन चीज है ना हम उस पर आते हैं। ये जितना ओपनली तुमने पेज किया था, बेहतरीन, वेरी गुड, कोई एनवी की नीड नहीं है, बस चलता रहे काम। इसकी एक लिमिट होती है, एपीआई की में जितने रिक्वेस्ट सेट हो गए ना, उसके बाद फिर वो आज के दिन के लिए बंद है। ये मंथ की भी एक लिमिट होती है, पूरे मंथ के लिए बंद हो जाता है। मतलब अगर अभी किसी ने क्यू उठाई, अपने किसी प्रोजेक्ट में लगा दिया, वो भी हिट कर रहा है, तुम्हारी एपीआई की से तुम भी कर रहे हो। चलो खैर अभी के लिए तो चलेगा।
अच्छा, अब डायरेक्ट आता है ये वो यूआरएल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये आपको मिल जाएगा http API ओपन वेदर ऐप, ये कहीं से भी मिल जाएगा। यहाँ पे गूगल पे भी आप लिखोगे ना तो ये मिल जाएगा। अब ये वो क्यूरी है जिसका मैं बता रहा था, आपने सिटी लिखनी है। अब ये सिटी आप कैसे लोगे, यूजर से फ्रंट एंड से ले लोगे, सही है। सिटी के बाद एपीआई की जो आपने ऊपर रखा हुआ है, और उसके बाद आपको क्या चाहिए, ये यूनिट के अंदर इन्होंने लिखा हुआ है मैट्रिक चाहिए, तो क्या मिल जाएगा, ये ग्राफ मिल जाएगा। ऐसा ही है, ग्राफ मिल रहा था, सही है। तो इसका जो जेसन रिस्पांस होगा वो एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, मतलब आपके उसके अंदर फील्ड्स लाइक भी होंगे, करंट वेदर भी होगा, लेकिन किसका होगा, इस सिटी का होगा जो यूजर डाल रहा है। इज दिस क्लियर? अच्छा, सिर्फ यहाँ तक नहीं है, इसके अलावा और भी चीजें हैं, मतलब जैसे ये क्यू इन्होंने लिखा हुआ है ना, उसी एपीआई की के अंदर आपको डिफरेंट टाइप की क्यूरीज करने के लिए भी, क्वेश्चन के लिए इस तरीके से क्यूरी मिल जाएगी उसी डॉक्यूमेंट के अंदर। देखो डॉक्यूमेंट यहाँ पर खुल नहीं रहा, आप घर जाकर के ओपन करके देखिएगा। इज दिस क्लियर? बिल्कुल सेम तरीके से आपके पास पेमेंट भी इंटीग्रेशन होती है, बिल्कुल सेम है। चलिए, आपने अपना पेमेंट इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले क्या कर लिया, स्ट्राइप डाउनलोड कर लिया, ये पैकेज डाउनलोड कर लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, आपको दो चीजें मिल जाएगी, एक चेकआउट एलिमेंट प्रोवाइडर मिल जाएगा और दूसरा जो है लोड स्ट्राइप मिल जाएगा। सही है। अच्छा, हमारे पास चेकआउट के भी ना दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है कि आप लॉगिन करा लो यूजर से, दूसरा मेथड होता है कि आप जो है वो कोड भेज दो। सही है। कोड का मतलब होता है कि आपके जो बेसिकली ऐप है उसके ऊपर जो है वो नोटिफिकेशन आ जाती है, तो आपसे अप्रूवल पूछते हैं या आपके ईमेल के ऊपर कोड आ जाता है 4-5 डिजिट का, सही है। वो कोड डालना होता है आपने, तो वो चेक कर लेते हैं कि यूजर वैलिड है या नहीं। ठीक है, ये ऑफिशियली है, मतलब इसमें हम कुछ भी नहीं करते, वो सारी चीजें लोडर के थ्रू रेंडर करनी होती है स्क्रीन के ऊपर। हाँ, हम क्या कर सकते हैं कि उस स्क्रीन को हमें ऐसा मॉडल दिखाना है, जैसे आपने देखा होगा डिफरेंट वेब के ऊपर वो ऐसा मॉडल रेंडर हो रहा होता है, ठीक है। कभी पेमेंट की है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर ना मॉडल आ जाता है बीच में, सही है। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि आपको दूसरे पेज पे लेकर के जाता है। दूसरे पेज पे जब भी लेकर के जाता है ना, तो आपका जो क्लाइंट होता है वो थोड़ा सा वो होता है, शॉक होता है कि यार ये मुझे दूसरी स्क्रीन पे क्यों लेके जा रहा है, मेरा अकाउंट क्यों लॉगिन करवा रहा है, सही है। तो बेहतर तरीका ये होता है कि आप मॉडल के अंदर वो स्क्रीन रेंडर कर दो। इज दिस क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब मॉडल के अंदर स्क्रीन रेंडर कैसे होगा, आई फ्रेम याद है, आई फ्रेम हम गूगल मैप जिसके अंदर शो कराते हैं, वो अपनी वेब पे रहते हुए कराते हैं ना, सही है। तो हम वेब पे रहते ही दूसरा स्क्रीन रेंडर करा सकते हैं इनसाइड द मॉडल एज वेल। इज दिस क्लियर? अच्छा, अब उसके बाद आते हैं, ये आपकी आ गई वो की। अच्छा, ये एक डमी की है, ये चलेगी नहीं, इसको लेकर के कोई चलाना शुरू नहीं कर देना। ये डमी पीके टेस्ट के नाम से की इन्होंने खुद से बनाई हुई है, सही है। अच्छा, अब क्या होगा, उसके बाद आपने अपनी ऐप के ऊपर यूज मेमो आपने लोग मेमोरी कराने के लिए, मेमोराइज कराने के लिए फैच करके आपने एक एंड पॉइंट बनाया हुआ है जिसका नाम है क्रिएट चेकआउट सेशन, सही है। मेथड आपने क्या रखा हुआ है, पोस्ट। ये कोड समझाने की तो नीड नहीं है, यहाँ तक सारे क्लियर हो, यहाँ तक सारे क्लियर हो, सही है। अच्छा, डॉट टेन के अंदर हमने रिस्पांस का रिस्पांस डॉट जेसन यूज कर लिया, और डाटा के अंदर हमने चेक कर लिया क्लाइंट सीक्रेट। अब ये क्लाइंट सीक्रेट क्या होगा, क्या होगा, सर ये क्लाइंट इंफॉर्मेशन होती सारी पेमेंट की, और कोई जहां पे ये ऐप कॉल होगी ना, उसके साथ जो हमारे मेमो के अंदर डाटा चल रहा है, ये उसके अंदर से डाटा डॉट क्लाइंट सीक्रेट निकालेगा, और ये आपके पास ये की होगी, क्या होगी, ये की होगी। इज दिस क्लियर? तो जब भी रिस्पांस हिट होगा वो चेक करेगा कि क्या ये रिस्पांस सही है। अच्छा, अब ये हिट कैसे करेगा, ये हिट करेगा ये चेकआउट एलिमेंट जो प्रोवाइडर हमने कॉल किया था ना ऊपर, ये ना, सही है। ये यहाँ पे क्या करेगा, स्ट्राइप की प्रॉमिस है, ये की यहाँ से रेंडर कर रहा होगा, ठीक है। ये कौन सा प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस है आपका ये वाला, सही है। इस प्रॉमिस के अंदर क्या मिल रहा होगा, ये रिस्पांस डॉट जेसन, और इसके अंदर डाटा डॉट क्लाइंट सीक्रेट,
अब क्लियर है? ये समझ में आया? रिडक्स याद है? रिडक्स पढ़ा था हमने, वो याद है? रिडक्स में भी सेम चीज हम कर रहे थे, प्रोवाइडर यूज कर रहे थे एज अ एलिमेंट। तो सेम चीज यहाँ पे भी होगा कि आपने चेकआउट एलिमेंट प्रोवाइडर यूज करना है। स्ट्राइप के अंदर अपने स्ट्राइप प्रॉमिस यूज करें। स्ट्राइप प्रॉमिस क्या है आपके पास? ये की है, इज दिस क्लियर? और उसके बाद आप क्या यूज कर रहे हो? प्रॉमिस। ये प्रॉमिस के पूरा फंक्शन है, कौन सा? ये वाला। ठीक हो गया? अब इसी के अंदर आप क्या कर रहे हो? ये पूरा काम खुद से करेगा कि आपको चेकआउट कराएगा, आपके पास रेंडर करेगा, स्क्रीन शो करेगा, उसके बाद आपकी स्ट्राइप की पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट हो जाएगी और आपके पास सिर्फ आएगा क्या? रिटर्न के ऊपर ट्रू या फॉल्स, पेमेंट हुई या फिर डिक्लाइन हो गई, एंड नथिंग एल्स। क्योंकि पेमेंट के ऊपर हम कभी भी ये नहीं करते कि आप फ्रंट एंड से यूजर के कार्ड की डिटेल लो और वो डिटेल ले जाकर के अपने डेटाबेस में सेव करो। अगर आप ये करने लग गए ना तो आपके ऊपर सबसे पहले तो कुछ इदारे हैं जैसे वेब 000 होस्टिंग भी है, इस तरीके से IEEE एक इदारा है जो कुछ रूल सेट करते हैं। वो सबसे पहले आपकी वेब ऐप को ब्लॉक करेंगे, डोमेन आपकी सस्पेंड हो जाएगी। सही है? कि समटाइम अगर उसको शक होता है कि ये बंदा बार-बार इस तरीके से कुछ कर रहा है तो वो ईमेल भी सस्पेंड कर देता है कि अब ये बंदा कोई डोमेन ही फाइंड नहीं कर सकता। सही है? क्योंकि पेमेंट का मसला है ना। पता चला आपने किसी के कार्ड में से कार्ड डिटेल आपने डेटाबेस में सिक्योर या फिर सेव कर दिया आपने, मतलब आप ये सोच रहे हो कि मेरा डेटाबेस बहुत सिक्योर है, फिर भी आप डेटाबेस में क्या वो कर रहे हो? सेव कार्ड डिटेल्स। सही है? अब आप इस बात की गारंटी तो नहीं लोगे ना कि आपका डेटाबेस जिंदगी भर ग्लिच नहीं होगा, मतलब कोई उसको जो हैक नहीं कर सकता, ये लोगे की गारंटी? कोई नहीं लेगा। सही है? तो जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट कार्ड डिटेल की फ्रंट एंड से बैक एंड की तरफ मूव हो रही होगी तो वो जितने भी जा रहे हैं ना वो ये चीजों को देख रहे होते हैं किस टाइप की HTTP रिक्वेस्ट जा रही है। ठीक है? शुरू के दिनों में एक दो हफ्ता हो सकता है चल जाए या महीना चल जाए, 2 महीना चल जाए, लेकिन जब भी बैंड होगी तो पूरी ऐप बैंड होगी। इज दिस क्लियर? तो हम क्या करते हैं? मैक्सिमम टाइम पे फ्रंट एंड से ही पेमेंट कराते वक्त पेमेंट में सब सक्सेस करा लेते हैं। हम कहीं पे भी उनके यूजर की कार्ड की डिटेल को सेव नहीं करते। सिर्फ हम क्या अंडर कर लेते हैं अपने पास ट्रू या तो फॉल्स। मतलब ट्रू का मतलब है पेमेंट हो गई, सक्सीड, और अपने डेटाबेस में ये सेव कर लेते हैं कि ये पेमेंट हो गई है, पेमेंट ट्रू या पेमेंट फॉल्स, या फिर पेमेंट हम कर लेते हैं यस नो। ये तो हमें पता चल जाता है बंदे की पेमेंट हो गई है। क्लियर? यहाँ तक कोई मसला? किसी का कोई क्वेश्चन? अब जहां आपने यूज करना है पेमेंट एलिमेंट को आप यूज कर लो। ठीक है? सबमिट बटन के साथ वो यूज हो जाएगा जो आपने पूरा फंक्शन बनाया है। अच्छा, दूसरा तरीका भी ये बता रहे हैं, यूज चेकआउट हुक भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है? तो मैं इस डॉक्यूमेंट को ना, अच्छा ये सिर्फ आपके पास है आई थिंक स्ट्राइप का डॉक्यूमेंट है। ठीक है? पेपाल का थोड़ा सा डिफरेंट है। पेपाल अभी मैं भी थोड़े दिन पहले इंटीग्रेट करवा रहा था तो उसके ऊपर हमने भी कुछ डिफिकल्टीज फेस की। पेपाल के ऊपर जो है ना वो लॉगिन स्क्रीन वगैरह किस तरीके से रेंडर होगा, ये सारी चीजें हमने भी थोड़ी सी फेस की थी कि वो चेंज हो गया थोड़ा सा पेमेंट गेटवे पेपाल वालों का। वो भी लांबी सी बात है, सिक्योर करने के लिए उन्होंने किया होगा। सही है? स्ट्राइप का थोड़ा सा चेंज है। ठीक है? तो हमने अभी जो पढ़ा है वो किसका है? स्ट्राइप का है। अगर आप पेपाल का पढ़ना चाहते हो तो ये जो लिंक है ना इसी के अंदर आपके पास यहाँ पे मौजूद होगा, क्योंकि दुनिया में सेकंड नंबर पे पेपाल बहुत चलती है। ठीक है? हाँ, ये यहाँ पे इसने लिंक नहीं दिया हुआ क्योंकि इसके ना जावास्क्रिप्ट का एसडीके यूज होता है और वो आपको मिलेगा पेपाल के ऑफिशियल अकाउंट से ही मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा। मतलब हर एक यूजर के लिए लिंक चेंज होता है, हर एक के लिए। मेरे लिए जो पेपाल का लिंक है वो आपके पास वर्क नहीं करेगा। सही है? मेरे अकाउंट से ही वो लिंक मिलेगा और मैं अपने क्रेडेंशियल्स के साथ वो लिंक यूज कर सकता हूँ। सही है? भले मैं बैकएंड पे यूज करूँ या फ्रंट एंड पे यूज करूँ, मैं क्या करूँगा उसके जब हिट होगा डाटा तो वो मेरे ही अकाउंट पे पैसा लेकर के आएगा। स्ट्राइप के थ्रू ये कर सकते हो, आप बैंक को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है?
कि आप जो है किसी और बैंक में पैसा मंगवा सकते हो, स्ट्राइप के अकाउंट में ही पैसा मंगवा सकते हो, इट्स अप टू यू। सही है, लेकिन पेपाल यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करता है कि नहीं, सिर्फ आप पेपाल की ही वॉलेट पे पैसा मंगवाओगे। यहाँ तक क्लियर है? तो ये तो मेरे पास कुछ अकाउंट्स हैं बट वो बेसिकली फ्री अकाउंट्स नहीं है, वो सारे कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं, तो इस वजह से मैं उससे लॉग इन करके आपको दिखा नहीं सकता। ठीक है, तो अब पेपाल का एक सबसे बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान से वो अकाउंट बनते नहीं है, ऐसे ही है ना? ठीक है, तो वो यूएस से बनता है या फिर आप इंडिया से बनता है, और पाकिस्तान के बाहर कुछ ममालिक हैं जिससे बन जाता है, बाकी कुछ कंट्रीज ऐसे हैं। इसकी पूरी एक चार्ट है पेपाल की। ये है जिसके ऊपर पेपाल अलाउ है। तो ये बांग्लादेश में भी शायद पेपाल नहीं है, वैलिड नहीं है। सर इसके लिए कंपनी रजिस्टर कराना जरूरी होता है? इसके लिए पेपाल के लिए? क्या मतलब, ये बात नहीं समझा मैं। अगर आप इंडिविजुअल भी हो तो आप पेमेंट क्यों गिरवाओगे अपने अकाउंट पे वेब के थ्रू? सवाल तो सबसे पहले यही आता है। आप स्ट्राइप यूज करो, इवन आप जैस कैश क्यों ना यूज करो, सबसे बुरा जो है ना वो एपीआई इंटीग्रेशन करने में जैस कैश है। जब भी मैं इसको करता हूँ ये टाइम बहुत लगाता है, मतलब एक एक दिन लगा देते हैं। सही है, स्ट्राइप वगैरह में इस तरीके से नहीं होता, बट ये वो आपका अल्हम्दुलिल्लाह वो जैस कैश है। इसकी जो एपीआई है ये बहुत ज़्यादा समझो कि मुश्किल कर देती है बिना चीज़ों को। सही, आप पहले मेल करोगे, मेल के ऊपर वो आपका एपीआई भेजेंगे, सही, आपके बिजनेस को चेक करेंगे कि बिजनेस रजिस्टर्ड है, एफबीआई की सर्टिफिकेट मांगेंगे। ये बहुत मतलब क्या क्या कह सकते हैं, पेचीदा पेचीदा है लोग। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने इसको रखा। देखो अभी यहाँ पे कहीं पे भी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे लिखा हुआ है, लेकिन कहीं पे भी तुमसे कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये बताया गया इससे रब्ता करो, और यही है, इससे रब्ता करो, इससे रब्ता करो, मेल भेजो। अब मेल के ऊपर भी अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपको पता होगा मेल के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। एफबीआई की सर्टिफिकेट अटैच करनी है, मेल के अंदर आपने लिखना है, फिर आपने जो बिजनेस आपने बनाया है उसकी रजिस्ट्रेशन देनी है, फिर वो बिजनेस आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, डोमेन आपकी ईमेल पे, वो आपको शेयर करना है। ये सब करने के बाद भी वो कभी कभार जो है ना आपसे एक दो क्यूरी पूछ ही लेता है। तो ये मजाक मजाक में पूछ लेगा तबीयत कैसी है, ठीक है, तो वो फिर मेल का रिप्लाई करो आप, हाँ भाई खैरियत है सब। फिर उसके बाद वो पेमेंट के लिए आपको टाइम बताएंगे कि आपके पास जो है ना एक सिक्योर फाइल आएगी, उस फाइल को ओपन करने का ये पासवर्ड है, वो पासवर्ड एक अलग मेल पे सेंड करेंगे। फिर वो आप फाइल डाउनलोड करोगे, फिर वो पासवर्ड डालोगे, फिर वो फाइल ओपन होगी। ठीक है, तो ये पूरा एक अच्छा खैर ये करने के पीछे रीजन तो अच्छा है, सॉलिड है कि भाई हमारे यहाँ, इसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोलूँ नहीं बोलूँ, लेकिन लोग इजी मनी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मतलब हैकिंग और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। ठीक है, तो शायद इस वजह से इन्होंने इतना टिपिकल या डिफिकल्ट किया हुआ है। सही है, तो इसकी एपीआई तो हम कहीं से चाहते हुए भी नहीं पढ़ सकते। सही है, सिर्फ एक बचता है स्ट्राइप, जिसको हम देख सकते हैं और कर सकते हैं, लेकिन स्ट्राइप भी पाकिस्तान में अलाउ नहीं है, इसका पेमेंट गेटवे पाकिस्तान में नहीं चलता। सही है, अच्छा इसी तरीके से बैंक का भी है पाकिस्तान के अंदर, जैसे आप मीज़ान बैंक की एपीआई की लेना चाहो, ईरान ने अपना जीपीटी लॉन्च किया है। ईरान टेक के मामले में काफी अपडेट है।
चेक करते हैं ना कैसे चलती है, चलती भी है कि नहीं चलती है। आ गया, इनसे बात करें, सही है। तो तकरीबन पाकिस्तान में जितनी भी एपीआई की आपने इंटीग्रेट करनी होगी ना, तो उसमें आपको एक ईमेल दे देंगे, कहेंगे इनसे बात करें, तो हम इनसे बात करें, फिर वो आप मेल भेजें। मैंने उसके बताया बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू मी आई डोंट हैव डिटेल्स अबाउट एपीआई की document process eligibility criteria required document for business integration for API access and developer services. Please contact dash. They will guide you through the process, discuss your business requirements, and provide information about necessary document and integration option. Is there anything else related to Vedanville products or services I can help you with? ठीक है, वैसे आपको मदद कर सकता हूँ, but जितना मदद की दरकार थी वो आपने किया नहीं। सही है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला? अच्छा, अगर आपके, जैसे मैंने पूछा है कंफर्म मैं हूँ नहीं अभी तक, जैसे मुझे किसी ने पिछली क्लास में डॉक्यूमेंट दिखाया था कि पेमेंट इंटीग्रेशन दे देते हैं, तो आप टेस्टिंग अकाउंट बना लो अपना, स्ट्राइप का बन जाता है पाकिस्तान में बैठ करके भी, सही है। उसके अंदर टेस्टिंग की मिल जाएगी, वो यूज करके ये पूरा बटन ऊपर वाला या नीचे वाला कोई भी यूज करके पेमेंट गेटवे आप सक्सेस ट्रू फॉल्स दिखा सकते हो, सही है। इज दिस क्लियर? और यहीं तक रिक्वायर्ड होगा, आपके हैकाथॉन के अंदर से ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होगा। आपको ये नहीं कहेंगे कि अपना बिजनेस रजिस्टर करो, करवा के एपीआई की मंगवाओ, इसी में हैकाथॉन खत्म हो जाएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन जो याद आ रहा है आप लोगों को, जो पढ़ना बाकी है? ये मैं इसका जो लिंक है ना वो आप लोगों के पास शेयर कर देता हूँ। कहाँ पे रखूँ? कुछ कह रहे हैं? अच्छा, दूसरी चीज मैं ये भी करता हूँ कि कुछ स्टेप लिख देता हूँ, बल्कि हम इसको यहाँ से उठाते हैं और बाहर आते हैं, फोल्डर क्रिएट करते हैं, पेमेंट इंटीग्रेशन डॉट एमडी की फाइल क्रिएट करते हैं, सही है। स्टेप 1, स्टेप 2 क्या है? नहीं, स्टेप 1 नीचे लिखा था, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या करना होगा? इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। ये स्टेप 1 है हमारा। स्टेप 2 क्या है? सेटअप करना है। सेटअप के लिए हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड होगा? सबसे पहले जो हमने इंस्टॉल किया है ये दो लाइब्रेरीज, इसके अंदर से हम क्या निकालेंगे? एक लोडर और दूसरा चेक एलिमेंट, ऐसे ही है। मैं ये कोड पूरा उठा देता हूँ, ठीक है। इज दिस ओके? इसके अंदर हमने थोड़ा सा कोड बड़ा हो गया, बट मैं थोड़ा सिंपल करने के लिए स्पेसेस दे देता हूँ ताकि क्लियरली आप लोगों को नजर आ जाए। अच्छा, अब स्टेप 3 के जहां पे भी आप बटन यूज करोगे, चाहे वो कॉमन कंपोनेंट हो या फिर कोई भी हो, वहां पे आपने अपने फंक्शन को कॉल करना है जो आपने बनाया है। जस्ट सपोज कि आपके पास अभी ऐप चल रही है या कोई भी फंक्शन चल रहा है, तो ये तो उसको कॉल करके आप उसके साथ यूज कर लोगे पेमेंट एलिमेंट को,
तो क्या होगा, पेमेंट सक्सेस होगा या तो डिक्लाइन होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके क्या रिटर्न आ जाएगा, ट्रू या फिर फॉल्स। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारी पेमेंट इंटीग्रेशन की पूरी टॉप हो गई। अच्छा, और कोई ऐसा टॉपिक जो याद आ रहा हो आप लोगों को? नेक्स्ट कितनी क्लास है? 2 है ना? ये भाई हो गई। अच्छा, सबसे पहले तो नेक्स्ट जेएस में थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए। व्हाट इज नेक्स्ट जेएस आई क्यों बनाई गई। तो नेक्स्ट जेएस है रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन। You use React components to build user interface and Next.js for additional features and optimization. It also automatically configures lower level tools like bundles and compilers. You can instead focus on building your project and shipping quickly. अच्छा, इससे भी ज़्यादा आसान नहीं होता है। Next.js React का फ्रेमवर्क है, सही है, इजी, फास्ट, कोड कंपैटिबिलिटी काफी अच्छी है इसकी, कोड कंपाइलर इसका फास्ट है और एसईओ फ्रेंडली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एसईओ फ्रेंडली है। इसके अंदर दो तरीके से आप ऐप में काम कर सकते हो, एक है सर्वर साइड रेंडरिंग और दूसरा है क्लाइंट साइड रेंडरिंग। आप इसके अंदर ऐप की जो भी पेजेस बनाओगे उसमें आप लिख सकते हो यूज क्लाइंट या फिर यूज सर्वर। ठीक है, तो ये आप मेंशन करके उसको बता सकते हो कि ये क्लाइंट साइड रेंडरिंग है या फिर ये पेज सर्वर साइड रेंडरिंग है। जब भी आप एसईओ के लिए कोई पेज रेंडर करोगे तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि वो क्या हो, क्लाइंट ना हो। सही है, बेसिकली सर्वर लिखने के लिए ना आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट.js इटसेल्फ सर्वर साइड रेंडरिंग होती है। सही है, सिर्फ यूज क्लाइंट के बाद आपको लिखना पड़ता है, मतलब फ्रंट एंड, मतलब एज क्या कहते हैं उसे, क्लाइंट साइड रेंडरिंग के लिए आपको लिखना पड़ता है यूज क्लाइंट, अदरवाइज आपको सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए कुछ भी मेंशन करने की नीड नहीं होती है। यहां तक क्लियर है? रिएक्ट और नेक्स्ट.js के अंदर चेंज आया है सबसे बड़ा, वो है राउटिंग का। किस चीज का चेंज आया है? राउटिंग का चेंज आया है। अच्छा, इसके अलावा जो चेंज है वो एपीआई डॉक का चेंज है। किसका चेंज है? जो हम यूज इफेक्ट, अच्छा यूज इफेक्ट अगर आप यूज करना भी चाह रहे हो नेक्स्ट.js से, जब भी वो चल जाएगी, मसला नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, चल जाएगा। बट बेहतर तरीका ये है कि आपके नेक्स्ट.js ने अपने ही कुछ आपको हुक्स दिए हुए हैं जो स्पेसिफिकली नेक्स्ट.js पे चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर जब हम फैच करते हैं उसको जो है ना आप मतलब यूज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो बेहतर ये होता है कि आप उसको कॉल करो। इसके अलावा तीसरा कोई बड़ा चेंज नहीं है नेक्स्ट.js में। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? ये जो 6 चेंजेस मैंने बताई हैं सबको क्लियर है? सही है। बाकी इसमें तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई यहाँ पे, पढ़ना चाहो पढ़ लो। यहाँ पे लिखा हुआ है यूज रिएक्ट कंपोनेंट्स टू बिल्ड यूजर इंटरफेस। आप वही रिएक्ट का कंपोनेंट बनाते हो इंटरफेस बनाने के लिए। एंड नेक्स्ट.js फॉर एडिशनल फीचर्स एंड ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन किसे कहते हैं? बेहतरी को ही कहते हैं ना, ऑप्टिमाइज करना, किसी के स्केल बढ़ा देना, लेवल अपग्रेड कर देना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज मेंशन की है, whether you are an individual developer or part of a large team, Next.js can help you build effective, dynamic and fast React applications. सही हो गया? अच्छा, बहुत सारी डिटेल लिखी हुई है। प्री रिक्विजिट पहले से क्या आना चाहिए, फेस्टिवल जैसे जावास्क्रिप्ट रिएक्ट का पता होना जरूरी है, ऐप राउटर और पेज राउटर क्या होता है, यही वो इंपॉर्टेंट चीज है जो आई थिंक मैं कहता हूं कि नेक्स्ट.js के अंदर चेंज हुई है। सही है, क्योंकि जैसे कि आपको याद होगा हम कंपोनेंट बेस्ड राउटिंग कर रहे थे रिएक्ट के अंदर, रिएक्ट राउटर डॉम और रिएक्ट राउटर यूज करके। याद है कि एक कंपोनेंट के बाद दूसरा कंपोनेंट लैंड होगा, जो पेजेस होते थे वो एक ही बनता था, जिसमें हम आप कह रहे हो index.html का पेज बनता था, ऐसे ही है।
तो यही ये बता रहे हैं कि ऐप राउटर पेज राउटर के अंदर जो है वो क्या होता है। तो थोड़ा सा हम इसको पढ़ते हैं, बट उससे पहले जरा मैं लेके चलता हूँ आपको इंस्टॉलेशन की तरफ। सबसे पहले आपको कह रहे हैं कि आप क्या करो भाई, pnpm या फिर npm, ऊपर npm सेलेक्ट कर लो, npx create app latest my app yes। yes मतलब ये कि वो जो क्वेश्चन नहीं पूछता डिफॉल्ट के ऊपर या इंटर जो करने होते हैं, वो सब नहीं पूछेगा, डायरेक्ट आपकी ऐप क्या हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ और एक ऐप क्रिएट कर लेते हैं, cd, ठीक है, एक फोल्डर बना लेते हैं। तो ये तो हमारी ऐप बनना शुरू हो गई है। ये पूछ रहे हैं, चलो डिफॉल्ट, अच्छा टेलमेंट ये खुद से डाउन आपको जो है ना इंस्टॉल करके दे रहा है डिपेंडेंसी के अंदर। ये अज्यूम कर रहे हैं कि यार आप जो है ना वो मार्केट के अंदर टेलमेंट बहुत चलती है तो आप भी टेलमेंट यूज करोगे। रिएक्ट डॉम, रिएक्ट नोड, ये सब भी इंस्टॉल करके आपको प्री रिक्विजिट के अंदर या प्री इंस्टॉलर के अंदर दे रहा है। ठीक है, ESLint भी दे रहा है कि यार आप कोड लिखते टाइम कोई रन टाइम के ऊपर कोड लिखते टाइम आप कोई गलती ना करो, इसमें से ज्यादा ना दे दो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना करो। ठीक है, तो उसके लिए आपको ESLint दे रहा है, टाइप स्क्रिप्ट भी दे रहा है जबरदस्त। तो ये सारी चीजें ये क्या कर रहा है, प्री इंस्टॉलर के अंदर अलाउ कर रहा है। ठीक है, क्या आ गया भाई, सक्सेस। देखते हैं किधर है, सही है। तो हमारी एक नेक्स्ट ऐप बन गई है, सीडी करके हम उस ऐप के अंदर चले जाते हैं, माय ऐप। अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं, अपनी ऐप को रन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे package.json में जाओगे तो आपको रन करने का मेथड मिल जाएगा, ये रहा। नेक्स्ट ऐप के थ्रू ये ऐप रन हो रही है, इसका वो क्या है, नेक्स्ट है, क्या है, नेक्स्ट है। ठीक है, तो डेव हम लिखेंगे npm run dev और ये क्या होगा, आपकी ऐप रन हो जाएगी। लेट्स सी, चलिए npm आई नहीं करेगा, जरूरत नहीं है, सब कुछ तो प्री डिपेंडेंसी में दिखा तो दिया कि मैं सब कुछ दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ना, जी सर मैं तो नोट जनरेट वगैरह। हाँ इधर पहले ही बता दिया कि ये सब मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ इंस्टॉल। ठीक है, तो टेंशन ही नहीं, सही है। अच्छा अगर अब आप आते हो तो फोल्डर स्ट्रक्चर की अगर बात करूं मैं, तो जैसे हमारे पास रिएक्ट नेटिव में भी हमने फोल्डर स्ट्रक्चर थोड़ा सा रीड किया था कि हमें हमारे पास वहां पे नेटिव मिल रहा था, एक्सपो मिल रहा था, सॉरी हमने सीएलआई तो नहीं देखी थी, हमने एक्सपो देखा था, तो वहां पे एक्सपो मिल रहा था। ठीक है, नेटिव के ऊपर, रिएक्ट नेटिव के ऊपर, सीएलआई के ऊपर नेटिव मिलता है। ठीक है, हमें नेक्स्ट.जेएस के ऊपर सबसे बड़ी चीज क्या मिली, डॉकनेक्स्ट की फाइल ऐप मिल रहा है। ऐप के अंदर अगर आप देखो तो दो चीजें नजर आ रही है, एक लेआउट डॉट टीएसएक्स और दूसरा पेज डॉट टीएसएक्स। पेज में मतलब क्या रेंडर होगा, होम रेंडर होगा। अगर इस पूरे पेज को मैं क्या करता हूँ, ये इमेजेस वगैरह सब हटा देता हूँ सिर्फ एक एग्जांपल के लिए। मेन, अच्छा मेन यहाँ, तो मेन हमने बननी के एरर आ रहा है, हम सिर्फ div तक जो है वो भर देते हैं। ऑल गुड, तो नाउ आपकी ऐप अब क्या हो गई है, बिल्कुल एम्प्टी हो गई है। अच्छा अब सवाल ये आता है कि ये तो बिल्कुल वही लग रहा है जैसे हमने क्या देखा था, रिएक्ट देखा था, वही रिटर्न है, उस रिटर्न के अंदर वही div लिख रहे हैं, तो ये एज सेम एज रिएक्ट ही है, सही है। बट रिएक्ट का फ्रेमवर्क है
तो फ्रेमवर्क के ऊपर जो डेफिनेशन मैंने आज से 3-4 महीने पहले बताई थी वो आज भी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आप अपनी तरफ से कुछ यूज नहीं कर सकते। फ्रेमवर्क कहता है मैं जो कहता हूँ वही यूज करो, सही है। इनसाइड द फ्रेम, मेरे फ्रेम में रहते हुए काम करो, कुछ भी बाहर से ला करके यूज नहीं करो। आपको इमेज चलाना है, आप किस तरीके से इमेज को यूज करो, ठीक है। देख रहे हो, आप अलग से कुछ भी यूज कोई भी पैकेजिंग नहीं, कोई भी। अच्छा एक और चीज है, कोई भी पैकेज का मतलब क्या होता है, कोई बात बताओ मुझे। बी क्रिप्ट वगैरह, क्या बी क्रिप्ट वगैरह सारे तो आप नेक्स्ट जेस पे काम कर रहे हो, विक्रिप्ट कहाँ से आ गई, और बताओ फ्रंट एंड क्या मटेरियल। ये अच्छा सवाल है, और टेलमेंट तो कर दिया इसने। और इसका जवाब तुमने दे दिया। जब टेलमेंट कर सकते हैं तो मटेरियल यूआई नहीं कर सकते क्या, ठीक है। और सर अलग से लेने का मतलब क्या है? लाइब्रेरी, अच्छा ठीक है। तो खैर अब इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। मटेरियल यूआई अगर आप यूज करना चाहते हो तो मटेरियल यूआई वालों को आपको ये रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि नेक्स्ट जेएस फैमिलियर कोई यूआई लाइब्रेरी बना दो, सही है। सिर्फ वो नेक्स्ट जेएस पे चलेगा, सही है, अदरवाइज नहीं कर सकते। हाँ, अब टेलविन कैसे कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे सिर्फ आकर के ना लिखो टेलविन विद नेक्स्ट जेएस, ठीक है। आप यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि टेलविन किसके साथ यूज करना है, विद नेक्स्ट जेएस। इन्होंने स्पेसिफिकली नेक्स्ट जेएस के लिए चीजें डिजाइन की भी है पहले से, सही है। दैट्स व्हाई ये क्या कर रहे हैं, फैमिलियर है, और ये मतलब अलाउ कर रहे हैं कि आप यूज कर सकते हो, सही है। अच्छा कुछ लिख लेते हैं हम, क्योंकि मैंने पूरा कोड तो बंद कर दिया, अजीब सा लग रहा है। क्या लिखे, क्या लिखते हैं सबसे पहले, हेलो वर्ल्ड, पहली क्लास में ये आ गया हमारा हेलो वर्ल्ड। अच्छा अब जो हेलो वर्ल्ड आ रहा है वो आ रहा है बिल्कुल अजीब सा कुछ, मतलब इसकी कुछ सीएसएस भी अप्लाई हो रही है, मतलब हो रही है ना, तो उस सीएसएस को जरा बंद करते हैं। ये वो सीएसएस है जो अप्लाई हो रही है, और कहाँ से अप्लाई हो रही होगी, टेलविन से हो रही होगी। फ्लैग फ्लैग वन डब्ल्यू फुल विद फुल है ना, मैक्सिमम विद कितनी है 3 एक्सेल, फ्लैक्स कॉलम में चलेगा, आइटम सेंटर होगा, जस्टिफाई बिटवीन आएगा, पैडिंग वाई एक्सेस के ऊपर 32 है, पैडिंग सब वही है, थोड़ी जो चीजें वैसी मैटर हो गई ना, सही है। तो पैडिंग वाई एक्सेस पे जो था वो खत्म हो गया, एक्स एक्सेस पे भी जो था वो खत्म हो गया। आगे इन्होंने क्या दिया हुआ है, स्मॉल आइटम स्टार्ट, ठीक हो गया। आगे सेंटर पे नहीं है, वो बेसिकली क्या था कि उन्होंने खुद से वो क्या होता है स्मॉल स्क्रीन के ऊपर मतलब कुछ चेंजेस किए हुए थे एसएम के ऊपर। 2-3 साइज होते हैं ना, एमडी एसएम एलजी, याद है, ठीक है, भूल तो नहीं गए क्लासेस टेलमेंट की, सही है। अभी तुम लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया करो टेलमेंट के साथ ही काम करो, ठीक है, तो बिल्कुल याद पक्की हो जाएगी फिर, ठीक है, क्लासेस सारी। अच्छा अब आते हैं वापस डॉक्यूमेंट के ऊपर। यहाँ तक कोई मसला, कोई इशू, फोल्डर स्ट्रक्चरिंग के अंदर हमने देख लिया था, app.js के अंदर जब हम आ गए थे, सॉरी ऐप के फोल्डर तक हम आ गए थे। इसके बाद हम नीचे चलते हैं। पब्लिक के अंदर अगर आप देखते हो तो सारी आपकी क्या पड़ी हुई है, इमेजेस पड़ी हुई है, सही है। एसपीजी हो भले पीएनजी हो या कुछ भी हो, ये पब्लिक के अंदर ही रख करके रेंडर करना जरूरी है, अदरवाइज आपकी इमेज रेंडर नहीं होगी। ये समझ लो बहुत अच्छे से। अगर आपने कोई भी इमेज रेंडर करनी है तो कहाँ रेंडर करनी है, वो पहले कहाँ जाएगी इमेज, पब्लिक के अंदर जाएगी। फिर आप अगर यूज करना चाहते हो तो इमेज को आप सबसे पहले तो इंपोर्ट करोगे नेक्स्ट इमेज को, और उस इमेज के अंदर आप ऐसा देकर सिर्फ डायरेक्ट उसका नाम लिखोगे, कोई एट कोई कॉलन कोई एक्स्ट्रा चीजें देने की नीड नहीं है। ये चीज इस इमेज प्रोवाइडर को पता है कि मुझे इमेज कहाँ से रेंडर करना है, पब्लिक के फोल्डर के अंदर से रेंडर करना है। इज दिस क्लियर, ठीक है, आगे चलते हैं। और कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि टेक्नोलॉजी। अब आप एक और चीज देखो, क्लाउडी,
Next.js still trying to match the technologies, मतलब खुद को कोशिश ये कर रहा है वो कि बिल्कुल अप रखे, अपग्रेड रखे। सही है। जो लोग क्लाउडी को जानते हैं, क्लाउडी के साथ इंटीग्रेशन करके या फिर ऑटोमेशन यूज कर रहे हैं, तो उन्हें पता है कि आज के दौर में कितनी ज्यादा इसकी नीड हो गई है। अब नेक्स्ट जैसे ये डिफॉल्ट सेटअप दे दिया है कि आप जो है एजेंट्स को यूज कर सकते हो। कैसे यूज करोगे? agents.md की फाइल बना लो, उसके अंदर आपके एजेंट्स आप बना बना के रख सकते हो। ठीक है, वो एजेंट्स काम करेंगे आपके बिल्कुल एज सिंपल एज यू वांट, जैसा आप चाह रहे हो ना उसी तरीके से क्या करेंगे, वर्क करेंगे। ठीक है, TCG TSN कॉन्फ़िगरेशन जो आप लोगों को पहले से पता है आप लोगों को। नेक्स्ट config.ts की फाइल, ये भी आप लोगों को पता है याद है वाइट के अंदर। ठीक है, तो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, env फाइल की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे यूज करके बताओगे कि मैं env यूज करना चाह रहा हूँ। कहाँ है? इधर पड़ी हुई है। समझ आ रही है बात? इस तरीके से आप क्या यूज कर सकते हो, कोई भी सेटअप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक हो गया? बाकी इसके ना हो गई रॉकेट साइंस। अब चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। नेक्स्ट है सपोज मॉडर्न ब्राउज़र विद जीरो कॉन्फ़िगरेशन, क्रोम, ये है फायरफॉक्स, सफारी, ये सारे के ऊपर नेक्स्ट क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। CLI के थ्रू आपने क्रिएट करना है तो आप क्या करो, खुद से बनाओ, फिर आपकी मर्जी है कि आप TSX इंस्टॉल करना चाहो, आप टेलविट करना चाहो, व्हाटएवर कुछ भी आप करना चाहो सब कुछ हो। ठीक है, ये भी क्लियर है। हमने क्या किया था, हमने तो वो वाली कमांड चलाई थी जिससे सारी चीजें प्री इंस्टॉलर के थ्रू इंस्टॉल हो गई थी। सही है, आप चाह रहे हो कि नहीं, मैं चाहता हूं कि नहीं मैं खुद से करूंगा, तो आप खुद से ये करो। फिर आपसे पूछेंगे टाइप स्टेप चाहिए, ये स्ट्रिंग चाहिए, ब्रेकिंग के सब सवालों के आपको जवाब देने होंगे। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, जब आप खुद से करोगे तो लाजमी सी बात है आपको रिएक्ट का वर्जन और रिएक्ट डॉम का वर्जन भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। सही है, तो वो क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपके पास दो सिनेरियो होते हैं कि ऐप राउटर होता है और एक पेज राउटर होता है। ठीक है, तो आपके पास जो अभी चल रहा होता है वो पेज राउटर चल रहा होता है रिएक्ट के नेक्स्ट.js के अंदर, और रिएक्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या चल रहा होता है, ऐप राउटर चल रही होती है। ठीक है, तो इस वजह से आपको ये भी इंस्टॉल करने की नीड है, कंपलसरी है। सही है। और हाँ, लेआउट के अंदर जो है अब वो आ गई है, जहाँ पर चले जाए हम तो थोड़ा सा आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। वो ये है चिल्ड्रन, आपको याद है चिल्ड्रन क्या करता है, पूरी ऐप को रैप कर लेता है और उस ऐप को आप रेंडर कर सकते हो। सही है, तो बेहतर तरीका होता है कि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर या TSX के अंदर आप अपने लेआउट के अंदर क्या कॉल कर लो, चिल्ड्रन को कॉल कर लो। उस चिल्ड्रन से क्या होगा, आपकी ऐप जो होगी वो रैंप अप हो जाएगी। ठीक है, इन्होंने भी ये किया हुआ है हेलो नेक्स्ट। अब आ गई वही वाली बात कि भाई हम पहले क्या करते थे, पहले हम कंपोनेंट बना बना के रख लेते थे और इस तरीके से यूज करते थे, याद है? अब ऐसे नहीं होगा। अब आप क्या करोगे, कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर ही कंपोनेंट बनाओगे, क्योंकि फ्रेमवर्क है ना, फ्रेमवर्क कहता है जैसे मैं कहूंगा वैसे तुम चलोगे। ठीक है, आप कंपोनेंट का फोल्डर इसने बना करके दिया होगा, दिखाता हूं मैं आप लोगों को। नहीं दिया है, कोई बात नहीं, आप कंपोनेंट का एक फोल्डर बनाओगे, उस कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर ही आप सारी चीजें करोगे। जैसे आसान करने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी हम इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि हम जरा बैठ करके करें, तो मैं आ जाता हूँ जरा अपनी रेपोजिटरी के ऊपर।
क्या क्या कुछ हुआ होता है पता नहीं चलता। लेट्स सपोज ये कंपोनेंट्स हैं, एसआरसी के अंदर मैंने क्या बनाया हुआ है, कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं। अब इस कंपोनेंट के अंदर ही क्या लोड हो रहा है, कांस्टेंट्स एंड ग्लोबल लोड हो रहा है। ग्लोबल क्या करेगा, हर जगह आपके लिए अवेलेबल रहेगा। कांस्टेंट्स मतलब क्या करोगे आप कि आपके स्पेसिफिकली कहीं पे आपने यूज करना है तो आप यूज करोगे। इज दिस क्लियर? यहाँ तक कोई मसला? ये जितना अच्छा फोल्डर है अच्छा। अब बात आती है कि अगर आप कांस्टेंट यूज भी कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ना लिखना पड़ेगा कंपोनेंट्स के अंदर फोल्डर का नाम, फिर आप वहां से उसको कॉल करोगे। ठीक है, जैसे कि ग्लोबल मैंने यूज किया हुआ है तो उस फोल्डर का नाम क्या होगा, ग्लोबल स्लैश बटन, यही होगा। तो वो बटन मुझे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फोन इज दिस क्लियर? अच्छा, ये बहुत सिंपल सिंपल चीज है तो ये मैं जल्दी जल्दी बस पढ़ा के आगे चल रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है एपीआई को हम किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हाँ चलो, ये भी अच्छा है, ये कर सकते हैं। ये पढ़ने वाला मटेरियल है। ये आ गई राउटिंग। राउटिंग याद है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि राउटिंग क्या होती है, आपके पास नेक्स्ट.जेएस के ऊपर इम्पोर्टेंट होती है। तो आप क्या करोगे, पेजेस का पूरा एक फोल्डर बना लो। मैं ये खुद प्रेफर करता हूँ, मैं खुद इसी तरीके से चलता हूँ। अगर आप मेरी लैपटॉप पे भी जाओ तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पेजेस का ना पूरा एक फोल्डर मिलेगा। अच्छा, ये मैंने अभी शायद मे बी ये लास्ट कमिट है 4 डेज, इसको मैंने बाहर निकाला था, वरना अदरवाइज ये लोकल के साथ चल रहा था। लोकल के साथ क्यों चल रहा था, वो इंग्लिश और उसके लिए ना ये पेजेस बनाए हुए थे। सही है कि इंग्लिश के साथ, मतलब लोकल मतलब लैंग्वेज, उर्दू और इंग्लिश के साथ यूएन के साथ चल रहा था ये। नहीं है तो ये मे बी क्या है, अभी भी ऐसे ही चलता है क्योंकि मैंने इसको बहुत ज्यादा सेट नहीं किया, लेकिन मैंने इसको बस थोड़ा सा सेट करके ACAT सर वहाँ कुरान एकेडमी लिखा एज यूजुअल मैं बोल चुका हूँ। चलो खैर, याद आएगा तो दिखा दूंगा। तो खैर अभी भी इसके ऊपर क्या होता है कि आपके ना बेस सेटअप के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ, ये गलती भी किधर हुई भी है। राउटर के ऊपर आप आओगे ना तो इस राउटर के अंदर हमने ये सेट किया हुआ है कि कभी भी कुछ भी एक हिट हो वो राउट क्या कर देगा, स्लैश en या es, उसके बाद आपके पेजेस, जिसकी वजह से अभी भी वो क्या कर रहा है, मिस्टेक्स काउंट कर रहा है। ठीक है, वो पहले en पे जाता है फिर लेकर के आता है। तो ये तो अभी भी करंटली ये चीज फ्लो में गलत हुई है। सही है, ये देखो स्लैश en में दिखाना ये चाह रहा है कि मुझे लिंक याद नहीं आ रहा कि अगर मैं लिंक लिखता भी उसका नाम हो ना फिर भी वो क्या करेगा, स्लैश en पे ले जाएगा। ये मुझे पता भी है कि गलती हुई है, लेकिन मैंने भी सही नहीं किया कि यार चलो जिसने गलती की है उसी से कराऊंगा, उसने गलती क्यों की है। ठीक है, तो खैर ये यूज क्लाइंट हमने यूज किया है तो हमने क्या बताया है, ये फ्रंट एंड है। सही है, बाकी सारी चीजें हमारे पास हो सकता है कि वो बैक एंड से चल रही हो। इस के लिए यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अब आती है बात वापस से किस पे, लेआउट एंड पेजेस के ऊपर। Next.js uses file system based routing, meaning you can use folders and files to define routes. This page will guide you through how to create layout and pages and link between them. ठीक है,
ठीक है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो इसके अंदर ये थी कि आपको नेक्स्ट.js क्या प्रोवाइड करता है, फाइल सिस्टम बेस्ड राउटिंग प्रोवाइड करता है। सही है। आप क्या करो, अ पेज इज यूआई दैट इज रेंडर्ड ऑन अ स्पेसिफिक राउट टू क्रिएट अ पेज, ऐड अ पेज फाइल इनसाइड द ऐप डायरेक्टरी। आप ऐप डायरेक्टरी के अंदर क्या कर सकते हो, पेज बना सकते हो। एंड डिफॉल्ट एक्सपोर्ट रिएक्ट कंपोनेंट फॉर एग्जांपल टू क्रिएट एन इंडेक्स पेजेस। ठीक है, जैसे कि इन्होंने किया है, एक पेज बना लिया, इसके अंदर क्या यूज कर लिया, हेलो नेक्स्ट.js यूज कर लिया। इज दिस क्लियर? यहां तक कोई मसला? क्या मैं इसको सिर्फ पेज और जेएस लिखूं, या मैं ये भी कर सकता हूं कि अबाउट, सेटिंग ये सब कॉल कर लूं और उस पेज डॉट जेएस के अंदर अबाउट, सेटिंग सबके कंपोनेंट को कॉल कर लूं? किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। अब ये नीचे आ रहा है, a layout is UI that is shared between multiple pages। किसके दरमियान होगा, मल्टीपल पेजेस। जैसे कि अभी तो हमारे पास सिंगल पेज है जो कि हमारी चल भी रही है हमारे ऐप के ऊपर, पेज डॉट जेएस, यहीं पे हमने चेंज किया था ना, हेलो वर्ल्ड लिखा था, अभी ये सिंगल पेज है, ये सही चल रही है ना। लेकिन अब मैं चाहता हूँ मेरे पास कितने पेजेस आ जाए, एक से ज्यादा पेजेस आ जाए। अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब लेआउट के अंदर मुझे ये चीजें करनी पड़ेंगी कि मैं बताऊंगा कि मेरे पेजेस कौन से रेंडर होंगे, कौन से रेंडर नहीं होंगे। ठीक है, वापस आते हैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर। और नेविगेशन लेआउट्स प्रिजर्व स्टेट, remain effective and do not render. You can define a layout by default exporting a React component from layout file. सही है। अच्छा, ये बता रहे हैं आप इस वाली फाइल को भी आप देखिएगा, ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास बाय डिफॉल्ट कोई चीज चल रही है तो बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है लोकल होस्ट 3000, यही होता है मतलब। तो लोकल होस्ट 3000 का मतलब होता है फॉरवर्ड स्लैश, क्या मतलब होता है, फॉरवर्ड स्लैश। तो फॉरवर्ड स्लैश के ऊपर आपके ये चिल्ड्रन लोड हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि कोई चीज स्पेसिफिकली रेंडर हो, स्लैश अबाउट, स्लैश सेटिंग या व्हाटएवर इसी तरीके से कोई भी राउटिंग परफॉर्म हो, तो उसके लिए आपको उसकी डायरेक्टरी बतानी पड़ेगी। अब डायरेक्टरी कैसे बताते हैं, थोड़ा सा मैं नीचे आता हूं, ये वो डायरेक्टरी है, जैसे कि मैं बता रहा हूं app/dashboard team layout.js। तो ये क्या होगा, dashboard/1 पैरम्स में क्या मिल रहा होगा हमें, वन मिल रहा होगा। ये जो पैरम्स है ना, ये इस पैरम्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इस पैरम्स में हमें क्या मिलेगा, आईडी मिलेगी, 1 मिलेगा। क्योंकि पेजेस सम टाइम हम ये कहते हैं कि हमारी आईडी के थ्रू डिफरेंट पेजेस भी रेंडर हो रहे होते हैं। ठीक है, तो वो पेजेस हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये स्लग भी कहते हैं इसे, और इसे हम जो वो डायनामिक राउटिंग भी कहते हैं। याद है हमने रिएक्ट के ऊपर भी डायनामिक राउटिंग पढ़ी थी। ठीक है, तो ये वही डायनामिक राउटिंग है। हाँ, एडमिन डैशबोर्ड वाला बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके ऊपर इन्होंने इसकी एग्जांपल के लिए कुछ भी नहीं किया। ये सिंपल तरीके है जो, एक सेकंड क्वेश्चन लेता हूं मैं। ये सिंपल तरीके है कोई कंपोनेंट कॉलिंग वाला। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आपको डायनामिक राउटिंग के साथ एग्जांपल जाएंगे। ये ठीक है, तो चिल्ड्रन हमने कॉल किया, चिल्ड्रन कॉल करने के बाद हम गेट यूजर कॉल कर रहे हैं, ये हमारा प्री डिफाइंड मेथड है। एज यूजुअल वही बात आ जाती है कि नेक्स्ट.js कहता है कि मैं बताऊंगा कि डायनामिक राउटिंग कैसे यूज की जाएगी। ठीक है, तो हमने गेट यूजर के थ्रू इसको कॉल किया, कॉल करने के बाद हम इसको कह रहे हैं कि भाई हमारी डायनामिक राउटिंग यहाँ पे 1 रहेगी। तो जहां पे भी आप पैरम्स यूज करोगे स्लैश स्लग या फिर स्लैश पैरम्स, उसके अंदर क्या हो जाएगा, आपके पास वो आईडी आ जाएगी, वो आईडी क्या होगी, 1 होगी। इज दिस क्लियर? कुछ फेसेस मुझे लग रहे थे नहीं समझ में आया। ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम एक काम करते हैं। वैसे ये बताओ यहां तक किसके समझ में आ गया, नहीं आया,
दो तीन ही बच्चे हैं जिन्होंने किया होगा काम, उनको समझ में आएगा। अच्छा एक काम करो, इसको हम करते हैं ठीक है, लेकिन उससे बड़े काम ये करो कि आप लोग एक ऐप बनाओ नेटजेस की अपने पास, उसमें होम पेज बनाओ, पेज बनाओ और लेआउट डॉक्यूमेंट्स बनाओ, बस इतना काम कर लो अपने पास जल्दी से। काम करूँगा। ये डॉक का लिंक आपको शेयर कर देता हूँ, देखोगे भी तो मिल जाएगा यार, ये बहुत आसान है। किसी के लिए ऐप बनने में कोई प्रॉब्लम कर रही हो तो बताना।